हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें मैं कोई भी पॉइंट को ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करूंगा क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन खुद ज़्यादा एग्जैजुरेट करके चीज़ें नहीं पूछती है। वो जो भी पूछती है मेंस में वो काफ़ी इन जनरल होता है जिसमें आपको ओवरऑल आइडिया होने से आप आंसर लिख सकते हैं। प्री में हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। आपका कंसेप्ट के साथ ही जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो फैक्ट है उसको भी थोड़ा बहुत रिटेन करना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताते चलूँगा। जो भी हमारा एनालिसिस होगा ये फॉर प्री एंड मेंस दोनों के लिए रहेगा। और इसमें आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, ये दोनों ही लिहाज से काम में आएगा। और इसके अलावा भी आप जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो और डिफरेंट शॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें मदद करेंगी। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है, मास्टर प्रिपरेशन हो जाता है। डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसमें भी चीज़ें काम में आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो उससे पहले अनाउंसमेंट है, कोई एडमिशन के ज़रिए एक्जिया आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे 6002417488 नंबर पे। हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि 2026 के लिए अभी पूरा एक साल समय बाकी है। तो आप अब अभी जो समय है उस समय से प्रिपरेशन चालू करेंगे तो एक साल में आपका प्रिपरेशन फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए हो जाएगा हॉलिस्टिकली। ओके, उसमें हम आपको क्या करेंगे, जितने सारे जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, देन जीएस पेपर 5 एक्स्ट्रा रहता है एपीएससी में तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे। इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट दी जाएंगी फॉर प्रीलिम्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएंगी फॉर मेंस। और जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा वो हाईली एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जो जिन्होंने खुद भी अपना प्री मेंस इंटरव्यू तक क्लियर किया है और अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते हैं। और इसी के साथ आपका इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इसमें बात की गई है अबाउट श्रीनिवासन जी जिनका हाल ही में देहांत हो गया। तो अभी श्रीनिवासन जी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं जिन्होंने स्पेशली न्यूक्लियर के फील्ड में, सिविल न्यूक्लियर के फील्ड में बहुत ज़्यादा अपनी योगदान आगे बढ़ाई है। तो कभी क्या है, क्वेश्चन बन जाता है कि रिसेंटली आपका नाम दे दिया जाएगा कि श्रीनिवासन जी का डेथ हुआ, कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे। तो वैसा क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है ओके प्रीलिम्स में। तो अभी इसमें देखते हैं इनके बारे में। इनका थोड़ा आपका बायोग्राफिकल जो स्नैपशॉट है वो दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ था 1930 तमिलनाडु में और हाल ही में इनका डेथ हुआ एट द एज ऑफ 95। तो अभी आपका जो श्रीनिवासन जी है वो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कहे जाते हैं, पैरेलली विथ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा के साथ श्रीनिवासन जी ने बहुत समय बिताया है और हमारी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है उसके डेवलपमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देश में दिया है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं उनका फील्ड किस में था, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में था, प्रोजेक्ट को मैनेज करते थे वो और एटॉमिक एनर्जी के गवर्नेंस से भी जुड़े हुए थे। ऑनर में देखा जाए तो उनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये सभी चीज़ें क्या है स्टेटमेंट में आ सकती है। पद्म विभूषण की जगह आपको दे दिया जाएगा भारत रत्न तो तब स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें देख सकते हैं 1955 में इंडिया का जो फर्स्ट आपका सिविल न्यूक्लियर जो रिएक्टर था अप्सरा का डेवलपमेंट हुआ था। और ये मुझे जहाँ तक ध्यान है एशिया का ही फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको 1955 में डेवलप किया गया था। जो हमारी फर्स्ट आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया गया था तारापुर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र जो है वो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो उसमें भी श्रीनिवासन जी का जो आपका रोल है बहुत ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं 1967 में चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर थे आपके
मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के, जिसको कलपक्कम न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन भी कहा जाता है। तो कलपक्कम जो है ये फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो पहले पास्ट के CSE एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है आपका कुडनकुलम। तो कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों ही तमिलनाडु में अवस्थित है। और जो कुडनकुलम है उसको डेवलप किया गया है रशिया की मदद से, और वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। ओके। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1974 में डायरेक्टर थे वो डायरेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग डिवीजन, जिन्होंने क्या किया था, पोस्ट पोखरण 1 आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पावर रिएक्टर किया था। तो पोस्ट पोखरण 1 में क्या था, पोखरण 1 था हमारा पहला आपका न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, 1974 में। ये सिविलियन पर्पस के लिए नहीं था, ये मिलिट्री पर्पस के लिए था। और ध्यान रखिएगा, इसमें हमने सिर्फ टेस्ट ही किया था, न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं किया था। न्यूक्लियर वेपन को हमने एक्वायर किया था पोखरण 2 में, या फिर ऑपरेशन शक्ति नाम से भी उसको जाना जाता है, 1998 में, जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। उसके बाद ही हमने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट के हिसाब से डिक्लेयर किया। ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं 1984 में उन्होंने न्यूक्लियर पावर जो बोर्ड है उसका चेयरमैन का जो दायित्व है वो भी पालन किया था। फिर आपके 1987 में अगर देखें तो वो चेयरमैन रह चुके हैं AEC के, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। एंड देन आपके सेक्रेटरी रह चुके हैं DAE के। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। तो ये काफ़ी माइनर माने बारीक से डिटेल्स दी गई है, तो इनको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ओके, DAC DAE क्या है, AEC क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, मेंस में इतना ज़रूरी नहीं है। फिर वो फाउंडर चेयरमैन भी रह चुके हैं NPCIL के, जो क्या करती है, आपकी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करती है इन इंडिया। तो ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। तो ये सभी चीज़ें अभी क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी मेंस के लिहाज से देखा जाए तो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी में या फिर पावर में हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। तो इसके बारे में हमने पास्ट के एनालिसिस में डिस्कस ऑलरेडी की है। तो न्यूक्लियर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जनरेट की जा सकती है, और उससे क्या होता है, आज आप देख सकते हैं कि इंडिया को बाय 2047 विकसित भारत बनना है, और विकसित भारत बनने के लिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ रिलायंस हासिल करनी ज़रूरी है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना ज़रूरी है। और अभी आप मॉडर्न इकोनॉमी में देख रहे हैं, डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन का सर्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो डिमांड है वो आपका सर्ज हो रहा है। तो उस लिहाज से क्या है, हमें डिफरेंट सोर्स से पावर जनरेट करनी ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट सोर्स में आपका सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, उसी के साथ आप न्यूक्लियर पावर को भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके लिहाज से मैंने चीज़ें आपको बता दी है। ओके। तो ये जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है ज़्यादातर प्री के ओरिएंटेड है, और मेंस में जो डिस्कशन है वो पास्ट में किया गया है, और फ्यूचर में फिर से हम डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी आपके स्पेशली कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो प्री में पूछा जा सकता है। तो आपका जो ऑलिव रेडली सी टर्टल है, ओके, या फिर ऑलिव रेडली जो टर्टल है, तो ये टर्टल स्पेशली पाया कहाँ जाता है, ये स्पेशली वार्म वाटर्स में पाया जाता है, 3 ओशन के अंदर। एक आपका एंटार्क्टिक हो गया, देन इंडिया, और देन पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, आपके अभी का जो समय है, इस समय पे ये मास नेस्टिंग करता है। ओके, मास आपके अंडे देता है, और उससे क्या होती है, इनका पॉपुलेशन बढ़ता है। तो अभी ये जो आपकी क्या है, जो ओशन में या फिर सी में रहने वाली टर्टल है, ये नेस्टिंग के लिए आपके जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में जो आपका बीच एरिया है, उस एरिया में ये क्या करती है, आपकी नेस्टिंग करती है। तो इसीलिए इस समय क्या किया जाता है, जैसे DRDO का आपका लॉन्चिंग पैड है या फिर सेंटर है, तो उसमें लॉन्चिंग ये सभी रोक दी जाती है, ताकि जो ऑलिव रेडली टर्टल है इसका मास नेस्टिंग हो पाए, ताकि इसका जो पॉपुलेशन है उसका कंजर्वेशन किया जा सके। क्योंकि आप इसमें अगर IUCN का इसका डेटा देखें, ओके,
तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN का फॉर्मेशन हुआ 1948 में, और ये 1964 से एक रेड लिस्ट डेटा प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट आपके प्लांट स्पीशीज़ हो या फिर एनिमल स्पीशीज़ हो, उनका आपका जो स्टेटस है उसको बताता है कि ये थ्रेटेंड है या वल्नरेबल है या आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, तो IUCN का अगर रेड लिस्ट देखें तो जो रेडली टर्टल है वो वल्नरेबल क्लासीफाई किया गया है उसको। ओके, और अगर अभी जब इसको वल्नरेबल क्लासीफाई किया गया है, मतलब इसका जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके तहत आपकी क्या की जाती है, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर मैराइन नेशनल पार्क हो, इन सभी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही जो आपके डिफरेंट एनिमल है जिनके ऊपर थ्रेट ज़्यादा है, तो उनको क्या किया जाता है, शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है, ये इम्प्लाई करता है कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा भी कोस्टल रेगुलेशन जोन जो CRZ का नॉर्म है, इसको भी लागू किया जाता है आपके कोस्टल रीजन में, ताकि जो डिफरेंट आपकी मराइन एनिमल है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल रेडली टर्टल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो CRZ का नॉर्म है, इसको किसके तहत बनाया जाता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, इसीलिए मैं इसको बारीकी से बता रहा हूँ। तो प्रोटेक्ट करती है नेस्टिंग हैबिटेट्स को। ओके, फिर IUCN के बारे में तो बताया ही है। फिर आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो अभी माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बर्ड हो गया, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्ड हो गए, फिर टर्टल को भी क्या डिक्लेयर किया गया है, माइग्रेटरी स्पीशीज, क्योंकि ये माइग्रेट करती रहती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये कन्वेंशन जो है ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसको साइन किया गया था बॉन कन्वेंशन में। ओके, जर्मनी का जो बॉन शहर है उसमें साइन किया गया था 1979 में। किसके एजिज में, किसकी प्रचेष्टा में? अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, तो इसीलिए अभी भारत क्या है, इसका सिग्नेटरी है, तो हमें प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। देन SDG 4 को 14 का गोल जो है उसको भी आप लिंक करके देख सकते हैं, जो क्या करता है, आपका सस्टेनेबली मैनेज करने को कहता है, स्पेशली जो मैराइन इकोसिस्टम है उसको। तो SDG जो 13 है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। SDG 14 जो है वो आपके वाटर बॉडीज़ में जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। और SDG 15 जो है वो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के बारे में कहता है, मतलब जो ज़मीनी इकोसिस्टम है उसको। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अभी ये जो भी चीज़ें बताई ना, ये सिर्फ आपका रेडली टर्टल के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। रेडली टर्टल के अलावा भी हम डिफरेंट जो एनिमल हैं उनको इन व्यवस्था से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे लैंड में हुआ तो इसको SDG 15 कर दीजिएगा। ओके, और आपका माइग्रेटरी अगर नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा, ये सिर्फ माइग्रेटरी के लिए है। IUCN का रेड लिस्ट जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, नॉर्म्स है, इसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 के तहत बनाया जाता है। लेकिन अगर अभी लैंड में हो तो लैंड में भी क्या की जाती है, आपका बफर जोन, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर की जाती है। ओके, वो भी आपके एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत किया जा सकता है, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो अभी ये जो चीज़ है, जो हमने अभी जो डिस्कस की टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो इसीलिए और हमें क्या करना है, रेडली टर्टल के साथ ही देखें तो डिफरेंट टेम्पलेट्स को आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अरीबाडा। तो अरीबाडा मतलब जो अभी बात किया, मास नेस्टिंग। तो ये अरीबाडा एक क्या है, आपका स्पेनिश टर्म है। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ जो फीमेल टर्टल्स है वो सी शोर में आती है और आपकी साइमल्टेनियसली बहुत सारा एग जो है वो ले करती है, मास नेस्टिंग करती है। ओके, तो इनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। अगर एग्स नुकसान हो गए और ओवर टूरिज़्म की वजह से आपके एग्स में डैमेज हुई, तो इससे क्या होगा, आपकी जो रेडली टर्टल है उसका जो वल्नरेबल कैटेगरी है वो बाद में और इन्हेंस होकर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इसमें कुछ और डिटेल्स दी गई है, जैसे टेम्परेचर क्या करता है, जो ऑलिव रेडली टर्टल है उसका सेक्स डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वार्म सैंड में अंडे अगर फैच होता है तो उसमें मोर फीमेल्स आपकी टर्टल पैदा होंगी, और
कोलर सेंड हुआ तो उसमें मोर मेल होंगी। तो ये जो डिटेल्स है ये थोड़ा बहुत कभी स्टेटमेंट में बन सकता है। ओके, तो बाकी चीज़ें आप थोड़े ध्यान से पढ़िएगा। ओके, बाकी जो भी चीज़ें मुझे लगा कि ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका उड़ीसा में जो ऋषिकुलिया बीच है वो बड़ा फेमस है ऑलिव रेडली टर्टल के मास नेस्टिंग के लिए। ओके, उसके अलावा भी और भी कुछ गंजम ऐसा कुछ बीच है, मैं थोड़ा नाम अभी मिस कर रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को भी देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेमिटेंस टैक्स। तो अब ये क्या है रेमिटेंस टैक्स? तो रेमिटेंस क्या होता है, जो हमारी आपकी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो आपके प्रवासी भारतीय है, जो डिफरेंट रीजन में काम करती है, एनआरआई नॉन रेसिडेंट जो इंडियन है, या फिर जो आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो डिफरेंट रीजन में काम करते हैं। तो इसमें स्पेशली हम जो एनआरआई है उनको ले सकते हैं। तो एनआरआई क्या करते हैं, आपके डिफरेंट नेशन में, जैसे यूएसए में हो, यूरोपियन नेशन में हो, या फिर गल्फ कंट्री में हो, वहाँ पे वो वर्क करके घर में पैसे भेजते हैं, हमारे देश में पैसे भेजते हैं उनके फैमिली को, तो उसी को कहा जाता है रेमिटेंस। तो अभी यूएसए क्या कर रहा है, एक नया आइडिया के साथ आया है, जो क्या कर रहा है, जो रेमिटेंस है उसके ऊपर टैक्स लगाने वाला है। तो अभी अगर रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगाता है तो इससे क्या होगी, जो आपका रेमिटेंस आता है उसका जो परसेंटेज है वो घटेगा। और ये इसमें कहा गया है कि ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि जो रिमिटेंस भेजा जाएगा उसके ऊपर ऑलरेडी डिफरेंट तरह के ट्रांजैक्शन टैक्स लगते ही है, प्लस जो रिमिटेंस भेजा जा रहा है, जिसने ये रेमिटेंस कमाया है, यूएसए में हो या फिर गल्फ कंट्री में हो, उसने ऑलरेडी वहाँ के नेशन को टैक्स पे किया है। ओके, तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक इनकम के ऊपर बार बार टैक्स लगाने जैसा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो पर्सन इंडिविजुअल अर्न कर रहा है उसके इनकम के ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। फिर जो हम रिमिटेंस कमाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। फिर जो हमारे एनआरआईज बाहर हैं, उनके जो वर्क का मोटिवेशन है उसके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव असर डालेगा। और इसी के साथ क्या है, जब इस तरह के आपके रिमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे तो जो भी रिमिटेंस सेंड करेगा बाहर डिफरेंट नेशन से अपने देश को, तो उसमें क्या होंगे, वो इलीगल चैनल को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हवाला जैसे ट्रांजैक्शन के चैनल अपना सकते हैं, क्योंकि हवाला में क्या है, आपके ट्रांजैक्शन टैक्स हो या फिर आपके रेमिटेंस टैक्स, ये सब नहीं लगेगा, एक छोटा फ़ी लगेगा जिससे क्या है पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। तो इसीलिए क्या है, इस रेमिटेंस टैक्स में अभी फिर से सोच विचार करना ज़रूरी है। बाकी अभी एग्ज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो कौन सबसे ज़्यादा रिमिटेंस आपका अर्न करता है ये पूछा जा सकता है। तो रिमिटेंस अर्न करने में सबसे पहले नंबर पे है इंडिया, और प्रोबेबली सेकंड में चाइना, थर्ड में मैक्सिको, ऐसा कुछ हो सकता है, उसको एक बार आप कंफर्म कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट रैंक में कौन है, फर्स्ट टॉप रेसिपिएंट है इंडिया। और टॉप रिसिपिएंट में भी हम कौन से देश से ज़्यादा रिसीव करते हैं, फ्रॉम यूएसए। पहले ये गल्फ नेशन से था, लेकिन हाल ही में ये क्या हुआ, आपके यूएसए से हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करते हैं इंडिया। और ये किसका डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपकी स्टेटमेंट वाइज बन सकती है प्रीलिम्स में। तो 129 बिलियन डॉलर हम रेमिटेंस में अर्न करते हैं, और उसमें से आपका अगर देखा जाए तो 32 बिलियन डॉलर सिर्फ यूएसए से आता है। तो काफ़ी बड़ा एक रेमिटेंस हम अर्न करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे देश के जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो बढ़ती है, हेल्थ में एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर, रूरल इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ओके, क्योंकि जब पैसे हमारे देश में आएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसको खर्च करेंगे। ओके, तो उससे क्या है, आपका कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ते ही क्या है, हमारे देश की इकोनॉमी को ही सिर्फ सहूलियत नहीं मिलती है, डिफरेंट नेशन की इकोनॉमी को भी सहूलियत मिलती है, क्योंकि इससे जो इंपोर्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंट जो फॉरेन गुड्स है उसका डिमांड करेंगे, डिफरेंट सर्विसेज का डिमांड करेंगे। तो इससे अगर रिमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगता है तो ये क्या करेगा, आपके इकोनॉमी को डिस्करेज करेगा। ओके, और अगर ऐसे हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाए गए बाय इम्पोजिंग टैक्स, तो लोग क्या करेंगे, इनफॉर्मल और क्रिप्टो बेस्ड चैनल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, जो देश के लिए सही नहीं है। ओके, तो इनफॉर्मल चैनल में हवाला का चैनल आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बार पढ़िएगा, चीज़ें आपको बाकी समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है गल्फ नेशंस पिवोट फ्रॉम क्रूड टू कोड। तो अभी ये आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा है कि जो गल्फ़ की नेशन है, जैसे कतर है, यूएई है, फिर सऊदी आपका अरेबिया है, तो ये सभी नेशन आपकी, इनका इकोनॉमी का जो मेन स्टे है वो क्या है, क्रूड ऑयल है।
तो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल ये सभी देशें प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट में। इसी से ही क्या है, इनका सबसे ज़्यादा कमाई होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि ये जो गल्फ़ नेशंस है, ये आपके क्रूड ऑयल के साथ ही कोडिंग या फिर कोड में शिफ्ट हो रही है। तो कोड में मतलब क्या, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट हो रही है। जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, ओके, जो भी आपके आईटीसी से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो इसमें अगर इसका समरी देखें तो क्या बता रहा है ये आर्टिकल, जो गल्फ नेशन है पर्टिकुलरली आपके कतर है, यूएई है एंड दुबई है, ओके, यूएई में जो सॉरी अबू धाबी है, देन सऊदी अरेबिया है। तो ये सभी नेशन क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है और शिफ्ट कर रही है फ्रॉम ऑयल बेस्ड इकोनॉमी टू एआई पावर्ड टेक एम्पायर्स, ओके। तो इसमें अभी देख सकते हैं ये जो भी नेशन है वो क्या कर रही है, मैसिव स्टेट इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई में और अलाइन कर रही है यूएसए के टेक जायंट से, जैसे ओपन एआई हो गया जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके बारे में तो आपको पता ही है, देन एनवीडिया हो गया। तो एनवीडिया क्या करता है, आपका जो एआई के लिए चिप चाहिए होती है, ये सभी जो हाई टेक चिप है इसको प्रोड्यूस करता है भाई एनवीडिया। तो एनवीडिया एक क्या है, आपकी हार्डवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये सभी मोस्टली सॉफ्टवेयर पे काम करती है। फिर आपका सिस्को है, तो इस इनके साथ क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है बाय दिस गल्फ नेशन, स्पेशली दिस कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। और जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको डिस्टेंस कर रही है, चाइना का इन्फ्लुएंस को घटा रही है। तो इसमें अभी ये जो गल्फ नेशन जो कर रहे हैं उसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है, तो इंडिया क्या कर सकता है। अभी इंडिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है और इसी के साथ हमारा जो सोवरेन वेल्थ है वो भी है, बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपके गल्फ नेशन के साथ हम भी कोलैबोरेट करके इकोनॉमिक लेवरेज ले सकते हैं इन टेक इकोनॉमी, हाई टेक इकोनॉमी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट, उसके कोलैबोरेशंस को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपके इसमें अगर देखें तो ये सभी चीज़ें मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ओके। और प्री के लिहाज से मुझे इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिखा, लेकिन मेंस में आप और क्या इंक्लूड कर सकते हैं इंडिया के तरफ से। तो अभी हमारा डोमेन में, कौन से डोमेन में हमारा पोटेंशियल एक्सपर्टीज़ है, तो आईटी सर्विसेज में जो टेक जायंट्स है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, तो ये क्या कर सकते हैं, लेवरेज ले सकते हैं। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास है, ओके, जो हम क्या करते हैं, डिफरेंट नेशन को एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस देख लीजिए या फिर आप यूरोपियन यूनियन के नेशंस को ही देख लीजिए। तो बाकी जो भी गल्फ रीजन में जो हमारे आपके पॉपुलेशन है, जो एनआरआई है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अपस्किलिंग कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। फिर जो हम सेमीकंडक्टर चिप डेवलप करने के लिए डिफरेंट, जैसे मोडेरा गुजरात में हम प्लांट लगा रहे हैं, देन असम के मोरीगांव में लगा रहे हैं, तो इसको हम और फास्टन कर सकते हैं, ओके, ताकि हमसे चिप खरीद सके ये नेशन जो है, ओके, यूएई हो या फिर आपके सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओके। और स्मार्ट डिप्लोमेसी हम कर सकते हैं, जो डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशन है, I2U2 है, फिर आपका बीमस्टेक है, ओके, उससे हम क्या कर सकते हैं, गल्फ कॉरिडोर डेवलप करके हम कन्वर्ज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, ओके। इससे हमारा क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कमाई होंगी। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और बाई 2047 हमें विकसित भारत बनने के लिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें लेवरेज हासिल करनी ज़रूरी है, और जो इंटरनेशनल वैल्यू चेन है उसमें भी हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डिलीवर होना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। तो सिंपली पूछा जाएगा और इन सभी चीज़ों को आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। तो इसीलिए हमें इन्वेस्ट करना है एआई सेमीकंडक्टर में, एस्टैब्लिश करना है गल्फ जो नेशन है उनके साथ और कनेक्शन स्ट्रेंथन करना है। वैसे तो स्ट्रेंथन है ही, ओके, काफ़ी अच्छा कनेक्शन है हमारा, तो उसको और हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर हमारा जो एआई ट्रेनिंग हब है, केरला, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, इनको और हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसमें और यूथ को हम ट्रेन करवा सकते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीशेपिंग द पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर।
तो अभी इसमें पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कौन सा ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है? आफ्टर 1947, मतलब आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि वर्ल्ड का शेपिंग कैसे हुआ। तो अभी 1945 के बाद देखिए तो कोल्ड वार आ गया, जिसमें दो सुपर पावर थी, यूएसए यूएसएसआर। तो दोनों के बीच में कोल्ड वार चला, कंपटीशन चला आर्म्स का, स्पेस का, ओके। फिर आइडियोलॉजी का, तो उसमें ऊपर सबसे ज़्यादा उभर के निकला यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर का आपका डिसइंटीग्रेशन हो गया था बाय 1991। तो 1991 के बाद यूएसए ने क्या किया, लगभग आपका अब तक अगर देखें तो एक डोमिनेंस उन्होंने बनाए रखा। लेकिन 2001 से अगर देखा जाए तो चाइना का सर्ज होने लगा, और आज के समय पे क्या है, चाइना आपका चैलेंज कर रहा है यूएसए का जो डोमिनेंस है, वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, मिलिट्री में हो, इकोनॉमी में हो, हर सेक्टर से क्या है, चाइना एक डोमिनेंट पावर है। और उसी के साथ क्या है, जो लॉस्ट ग्लोरी है रशिया का, वो भी रशिया रिवाइव करना चाह रहा है। और इसमें रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रशिया चाइना के बारे में मेंशन किया गया है। तो दोनों रीअफर्म कर रहे हैं दे आर नो लिमिट पार्टनरशिप, कि हम जितना हो सके हमें क्या करना है, पार्टनरशिप करना ज़रूरी है। ओके, तो उससे क्या है, आपके जो ग्लोबल लेवल में जो पावर का डायनामिक है वो आपका शिफ्ट होते हुए आपको दिखने को नज़र आएगा। तो एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ चाइना, और चाइना के साथ यूएसएसआर, ये सॉरी नॉट यूएसएसआर, अभी के टाइम पे रशिया। तो इसमें अभी हम जो अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा इंटरेस्ट को जोड़ के ही पूछेगा, तो हम हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे आपका लेवरेज ले सकते हैं उसमें। ओके, तो इसमें अभी हमें क्या करना होगा, एक आपका मल्टी अलाइंड अप्रोच रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रशिया से अलाइंड हो जाए या फिर यूएसए से अलाइंड हो जाए। हमें जो भी अलाइनमेंट रखनी है उसको बैलेंस करके रखना है। जैसे हम क्वाड के मेंबर है तो हम क्लोज है विथ यूएसए, G20 के मेंबर है तो हम सबके साथ ही क्लोज है, क्योंकि G20 में आपका यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, सभी आ जाती है। ओके, देन हमें बैलेंस करना है थ्रू एससीओ, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट देश है, चाइना एंड रशिया। तो हमें क्या करना है, एक मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी रखनी है और अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखना है। किसी के साथ हमें अलाइंड नहीं होना है, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ओके, उससे क्या है, हम पूरे जो दुनिया है, पूरे जो देश है, सभी के साथ हमें रिलेशन रखना ज़रूरी है। ओके, वही चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी रहेंगी, क्योंकि रशिया से हमारा रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें ना तो रशिया ना आपका यूएसए के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना है। हमें धीरे धीरे क्या करनी है, अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करना है, स्पेशली किसमें, डिफेंस में। क्योंकि हम डिफेंस इंपोर्ट अभी भी लगभग 50% डिफेंस इंपोर्ट हम रशिया से करते हैं। वैसे रशिया तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड देश है, फिर भी क्या है, हमें ट्रस्ट जो है वो सही है, लेकिन हमें अपना जो आपका सेल्फ रिलायंस है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको बढ़ाते जाना है। ओके, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। तो उसमें हमने डिफेंस पार्टनरशिप जो की है रशिया के साथ, उनका जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफाइन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लिया है। देन ब्राह्मोस जो आपका सुपरसोनिक मिसाइल है उसको कोलैबोरेटली डेवलप किया है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, हम फर्दर अपना जो कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, बट अपना जो देश का डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको भी हम कम्प्लीटली इंडिजीनियसली डेवलप करना हमें ज़रूरी रहेगा। बाकी ये आप क्वाड के बारे में, एससीओ के बारे में देख सकते हैं। फिर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म भी है, उससे भी हम क्वाड को बैलेंस कर सकते हैं। हमें किसी को ऑफेंड नहीं करना है। ओके, क्योंकि एक देश क्या है, सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ सकता है। और चाइना के ऊपर जो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसको भी समय के साथ घटाना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द शैडो ट्रायंगल। तो इस शैडो ट्रायंगल में क्या बातें चल रही है, स्पेशली कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो आपका हमारा कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट में सिर्फ बाई पार्टी ही कन्फ्लिक्ट में नहीं है। इस कन्फ्लिक्ट में आप अगर देखें तो चाइना का रोल आप देख सकते हैं विथ पाकिस्तान, कि अभी पाकिस्तान जो भी आपकी ऑफेंसिव पॉलिसीज अपनाती है, ओके, उसमें पूरा पूरा सपोर्ट रहता है चाइना का। या फिर चाइना जो ऑफेंसिव पॉलिसीज अपनाती है, लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, ओके, इन पीओ के रीजन जो डिस्प्यूटेड है, जिस जो बिलोंग करता है हमको,
ओके, जो ऑक्यूपाई करके रखा गया है बाय पाकिस्तान, तो उसमें कॉरिडोर बनाना। तो ये इसमें देख सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उसमें एक आपका ट्रायंगल है। ओके, और वो ट्रायंगल में अभी देखने को तो ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपका कन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसमें एक शेडो भी है, जो कौन है? चाइना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन दो जो आपके शक्ति है, पाकिस्तान को तो क्या ही शक्ति बोलेंगे, लेकिन चाइना की जो शक्ति है उससे हमें मुकाबला करना ज़रूरी रहेगा पैरेलली विथ पाकिस्तान। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक जो सेल्फ रिलायंस है उसको बढ़ाना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, और मिलिट्री सेगमेंट में सेल्फ रिलायंस हासिल करनी होगी, एंड थर्डली टेक्नोलॉजी में लेवरेज हासिल करना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, कीपिंग इंडिया यूएस टाई आउट ऑफ द पाकिस्तान ट्रैप। देन सेकेंड आर्टिकल भी बात कर रहा है अबाउट ट्रम्प प्रूफिंग इंडिया यूएस। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है यूएसए के प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी है काफ़ी पर्सनलाइज डिप्लोमेसी है, ट्रम्प्स पर्सनलाइज डिप्लोमेसी। और इसके वजह से क्या होता है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल फॉरेन पॉलिसी के अपैरेटस होते हैं या फिर एक आपका आइडियोलॉजी होता है, उसको काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं बाय डोनाल्ड ट्रम्प। और इसके वजह से क्या होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, मेडिएट करना चाहते हैं विद डिफरेंट नेशन। लाइक आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के बीच मेडिएट करना, इसराइल पैलेस्टाइन के बीच मेडिएट करना। देन अभी फिर उन्होंने कहा कि आपकी मेडिएट करने की इच्छा रखते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने नकारा है कि हम जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा मामला है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और उसको हमने जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, 1971 वार के बाद, इंडिया पाकिस्तान वार के बाद ये साइन हुआ था, तो उसमें हमने कहा है कि हम बायलैटरली इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमें कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरी नहीं है, थर्ड पार्टी मेडिएशन हमें नहीं चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें कही गई है। तो अभी इसमें आप अगर देखें तो उनका जो रुख है डोनाल्ड ट्रम्प का, तो फर्स्ट ट्रम्प का रुख जो था वो थोड़ा क्या था आपका, हमारे साथ अलाइन था, लेकिन सेकंड जो उनका टर्म है उसमें जो रुख है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, ज़्यादा पर्सनलाइज है, इरेटिक डिप्लोमेसी है। देन कश्मीर स्टैंस अगर देखें तो जब हमने जम्मू कश्मीर को बाइफ्रुकेट किया था इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी, तो उन्होंने उस समय यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिबेट है उसको ब्लॉक कर दिया था हमारे फेवर में, तो ये सही था। लेकिन अभी फिर क्या कर रहे हैं, वो मेडलिंग करना चाह रहे हैं। तो हम जो कश्मीर का मुद्दा है उसको फिर से इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनलाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 1947 में राजा हरी सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तब जम्मू कश्मीर का भार हमारे ऊपर आया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उनका जो असेंबली था उन्होंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, जो गवर्नमेंट पॉपुलर मैंडेट से गठन हुई थी, तो उसमें और सवाल नहीं आता है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर हमारा ही है, हम उसमें और फर्दर उसमें डिस्कशन की कोई जगह नहीं बचनी चाहिए, वो हमारा ही है अनडिस्प्यूटेडली, हिस्टोरिकली देखा जाए तो। बाकी जो पीओ के रीज़न है उसके ऊपर ही कोई डिस्कशन बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, बार बार मेडलिंग करता है और इसको इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता है। तो 1990 में भी आप देख सकते हैं जो बिल क्लिंटन उस समय के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इंटरनेशनलाइज करना चाहा इस इशू को। ओके, बाद में फिर जब रिलेशन अच्छा हुआ इंडिया यूएस के बीच में, तो फिर हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। फिर 2019 में आपका सही था, लेकिन अभी हाल ही में, ओके, पोस्ट आपका ऑपरेशन सिंदूर फिर से यूएस की मेडलिंग देखी जा रही है, जो हम नकार रहे हैं कि हमें कोई मेडलिंग नहीं चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में, तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत कुछ डिटेल्स पूछा जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सिविल न्यूक्लियर डील, ओके, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आपका रिवोकेशन ऑफ दिस स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 क्या है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी रह सकती है, और मेंस के लिए ओवरऑल आइडिया ज़रूरी रहेगा। इंडियाज़ न्यू नॉर्मल डी कंस्ट्रक्टेड। तो अभी इसमें इंडिया का न्यू नॉर्मल मतलब कुछ दिन पहले मैंने जो आर्टिकल में बताया था कि हम अभी पाकिस्तान को लेके जो हमारा स्टैंस रहेगा इन फ्यूचर में, जो मैंने बताया था कि आपका नो टॉलरेंस हम अप्रोच रखेंगे अब से
और वो चाहे आपके पाकिस्तान उसको माने या ना माने, अगर कोई भी अटैक हमारा क्रॉस बॉर्डर से देखा गया हमारे ऊपर, तो उसको हम वार की तरह मानेंगे, अग्रेशन की तरह देखेंगे। तो वो सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। इसी के साथ हमने ये भी मेंशन कर दिया था कि कोई आपका ट्राई पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं चाहिए। तो एक नया डॉक्ट्रिन आया है इसमें। और एक नया डॉक्ट्रिन क्या है, हमने सिर्फ पीओ के रीजन में ही नहीं, इंटीरियर पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस बार हमला किया है, जहाँ पे टेररिस्ट बेस है या फिर कैंप है। ओके, तो ये है एक नया डॉक्ट्रिन। तो अभी ये जो नया डॉक्ट्रिन है, ये इस बार मेंस में बन सकता है कि पाकिस्तान को लेके या फिर टेरर को लेके हमारा क्या नया डॉक्ट्रिन रहा है। तो ये जो नया डॉक्ट्रिन इसमें है, जो मैंने पास्ट में भी बताए हैं, वो पूछा जा सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अप्रोच है वो क्या रहा है अभी, प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव रिटेलिएशन रहेगा नेक्स्ट। ऑलरेडी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ें दर्शाई है, और इन फ्यूचर भी ऐसा ही कुछ होगा अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को या फिर प्रॉक्सी वारफेयर को प्रमोट किया गया बाय पाकिस्तान। ओके, और कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी, नॉन स्टेट एक्टर का एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। ओके, और जो न्यूक्लियर आपका थ्रेट है, ब्लैकमेलिंग है, उसको भी नहीं माना जाएगा। हम पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपकी नए डॉक्ट्रिन में आई है। तो ये नया डॉक्ट्रिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 3 ईयर रूल आ सेटबैक टू जुडिशियरी एस्पिरेंट्स। तो अभी इसमें हाल ही में क्या किया, कल या परसों का शायद जजमेंट था, कल का ही था। तो उसमें आपका एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया 3 ईयर रूल, साइटिंग मैच्योरिटी, डेकोरम एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट सिस्टम। तो कि कोर्ट में अभी आपके मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, स्पेशली लोअर जुडिशरी के लिए है ये, हायर के लिए नहीं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। तो उसमें क्या किया गया कि 3 ईयर्स का रूल को रीइंस्टेट किया गया। रीइंस्टेट क्यों किया गया, क्योंकि ये रूल पहले था, ध्यान रखिएगा, ये रूल 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें आपका ये रहा, इसमें 92 नहीं 3 में ये 3 ईयर का मैंडेट दिया था। उसके बाद जो शेट्टी कमेटी आया था, उसमें आपका जो 3 ईयर का रूल है उसको आपका एज कर दिया गया था। ओके, ताकि क्या किया जा सके, टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि अभी आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद फिर 3 साल का लॉ कोर्स पढ़े, फिर 3 साल आपका प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या है, प्रैक्टिस के बाद ही अगर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और जुडिशरी में ज्वाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी समय इसमें लग जाता है। और जो टैलेंटेड पर्सन होंगे, जो जुडिशरी में कैरियर को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, ये थोड़ा डीमोरलाइजिंग हो रहा है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों ही तरीके से देखें तो ये सही है। एक तो डिमोरलाइज हो रहा है, नो डाउट। ओके, और एक चीज़ आप देखें तो क्या है, बिना एक्सपीरियंस के भी अगर कोर्ट रूम में एज ए जज बैठते हैं, तो उसमें भी क्या है, आपकी मैच्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, डेकोरम मेंटेन नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें जो क्रिटिक्स है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसकी जगह 3 साल का जो रूल है कि लॉ करेंगे, फिर 3 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रिपरेशन करके फिर एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा ये, जिससे क्या है, जो टैलेंट पूल है वो आपकी डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी और डीमोरलाइज हो जाएंगी। तो इससे अच्छा क्या है कि जिस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ओके, 1 साल प्रिपरेशन करके, तो उसी तरह से आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर लॉ ग्रेजुएट, ओके, मतलब बीए आपका, सॉरी, बीए के बाद जो एलएलबी होगा, लॉ ग्रेजुएट होंगे, वो क्या कर सकने चाहिए कि 1-2 साल में एग्ज़ाम दे, उसके बाद जब सिलेक्शन हो तो उसके बाद 2-3 साल का ट्रेनिंग इंश्योर करना चाहिए। तो वैसा सजेशन आया है। तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा मुझे नहीं लगता है ऐसे मुद्दे में कुछ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मुद्दा कौन सा रहेगा इसमें, जुडिशियल पेंडेंसी का मुद्दा रह सकता है। वैकेंसी जो है, ज़्यादा वैकेंसी है, खाली है, जिसके वजह से कोर्ट रूम खाली होने की वजह से या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, लगभग 5 करोड़ केस। और 5 करोड़ में से क्या है, आपके लगभग 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 आपका मोर देन 80% केस जो है लोअर जुडिशियल लेवल में पेंडिंग है। और ये जो आपका रूल बना है, ये आपका कहाँ पे एंट्री में बैरियर या फिर टफ कर देगा उसको,
लोअर लेवल में, तो उससे क्या है, पेंडेंसी बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। ओके, तो उस हिसाब से क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। और प्लस और एक चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा कि पेंडेंसी बढ़ने का एक ये भी रीज़न है कि आपका अगर मैच्योरिटी नहीं रहा, डेकोरम नहीं रहा, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो उससे जो जजमेंट होगा वो अगर सेटिस्फाइंग नहीं हुआ पार्टी के लिए, जो अग्री पार्टी है, तो वो फिर से अपील करेंगी, तो उसका भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इससे क्या, इसमें क्या करना है, एक बैलेंस हमें रखना ज़रूरी है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अंडर आर्टिकल 312। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जैसे आईएएस होता है, वैसे ही अगर कुछ व्यवस्था का क्रिएशन किया जाए, जिससे क्या होगा, सेंट्रल लेवल में यूपीएससी जैसी बॉडी से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो हम टैलेंटेड पूल को क्या कर सकेंगे, जुडिशियल स्पेशली आपके सब डिविजनल लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिक्रूट कर पाएंगे, और अच्छा ट्रेनिंग भी होगा। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो आज के साथ आज के लिए जो डिस्कशन है यही समाप्त होता है। तो कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, कंटिन्यू रखिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक साल में आप पूरा सीख जाएंगे चीज़ें। अगर कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती है तो हम बार बार इसको डिस्कस करते रहते हैं डिफरेंट आर्टिकल में, तो चीज़ें आप ग्रैब कर सकेंगे। ओके, और कोई भी आर्टिकल में आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको इन जनरली चीज़ों को समझना है। एग्ज़ाम इजी है, बस मैराथन है, रेगुलर पढ़ना है, डेली बेसिस में पढ़ना है। डेली बेसिस में 5-6 घंटे आप पढ़े फॉर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स, तो सिलेक्शन का चांसेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और चीज़ें आपको टफ नहीं लगेंगी। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टफ लगेंगे, 6-7 महीने के बाद इजी लगने लगेगा। चीज़ें आप थोड़ा सा देखते ही समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे चीज़ें समझ में आ सकती है। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।